नमस्कार दर्शकों, ऊँट रो मरु गौरव कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जब बात आती है ऊँट की तो रेगिस्तान का नज़ारा हमारी आंखों के सामने आ जाता है। जब बात आती है ऊँट की तो हमें ऊँट की सवारी याद आ जाती है। तो जाहिर सी बात है कि हम इस कार्यक्रम में ऊँट के बारे में बातचीत करेंगे और आज का हमारे कार्यक्रम का जो विषय है वो विषय भी ऊँट से संबंधित है और विषय का नाम है ऊँटों में होने वाले प्रमुख चर्म रोग और उनके लक्षणों, उनका प्रबंधन। इसके बारे में हम आपको तमाम जानकारी देंगे और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्याम सुंदर चौधरी जी। आप वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्थान बीकानेर से। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूरदर्शन का मुझे मरु रो गौरव ऊँट कार्यक्रम में बुलाने के लिए जी और ऊँट पालकों से सीधा जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि ऊँटों के चर्म रोग से संबंधित आज हम कार्यक्रम में जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहूँगी कि अगर हम बात करें ऊँटों के स्वास्थ्य से संबंधित कितना महत्वपूर्ण माना जाता है, ये सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे। ऊँटों का स्वास्थ्य ही नहीं, हम जब बात करें स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य चाहे मनुष्य का हो, चाहे किसी पशु का हो, चाहे वो ऊँट हो, उसका स्वास्थ्य सीधा सीधा उसकी उत्पादक क्षमता, उसकी परफॉर्मेंस से जुड़ा होता है। जैसे ऊँट का स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तो उसकी उत्पादकता अच्छी रहेगी, ऊँट स्वस्थ रहेगा। और हम स्पेसिफिकली अगर बात करें चर्म रोगों की जी तो अगर उसकी त्वचा जो है वो एक प्रथम दीवार, प्रतिरक्षा दीवार का काम करती है, बिल्कुल, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो ऊँट हो। तो हम सीधा सीधा बाह्य वातावरण में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे रोगाणु होते हैं जो कभी भी हमें संक्रमित कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारी एक प्रतिरक्षा की क्षमता जो होती है वो अच्छी होती है और उसी में से एक प्रथम प्रतिरक्षा की जो दीवार है वो चमड़ी होती है, त्वचा होती है जी। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बिल्कुल है। डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र करा कि ऊँटों में चर्म रोग भी होते हैं। जानना चाहेंगे आपसे कि ऊँटों में जो मुख्यतः जो चर्म रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? चर्म रोगों की ऊँटों में बात करें तो इसमें मुख्य रूप से जो कारकों के आधार पे एक विभाजन होता है कि किससे होता है वो, जिसमें एक है कि परजीवी से होने वाले चर्म रोग, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है खाज खुजली, जिसको कैमल मेंज बोलते हैं। फिर उसके बाद होता है विषाणु से होने वाले रोग, जिसमें कैमल पॉक्स होता है, जिसको हम छोटी माता भी बोलते हैं। और एक होता है कैमल कंटाजिस इक्थाइमा, जिसको ऑर्फ बोलते हैं जी। फिर कुछ रोग होते हैं फफूंद से, फफूंद जो जिसको हम अपने फंगस बोलते हैं उससे होते हैं, जिसमें एक डर्मेटोफाइटोसिस आता है। फिर जीवाणु से होने वाले, जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं, उससे भी कुछ ऐसे बीमारियां होती है जो चर्म को प्रभावित करती है। उसमें एक मुख्य रूप से है डर्मेटोफिलोसिस जी। फिर बात करें तो मक्खी या टिक्स जो होते हैं, हम जूं बोलते हैं जिसको, वो मक्खियां भी चर्म को प्रभावित सीधे तौर पे तो नहीं करती है, परंतु वो जब काट के उससे एलर्जी होती है उनकी वजह से भी चर्म प्रभावित होती है, तो वो भी चर्म को रोग करती है। फिर एक एलर्जिक डर्मेटाइटिस होती है, वो है। तो ये मुख्य रूप से होने वाली चर्म के रोग हैं जो ऊँटों में होते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत सारा बताया कि विषाणु जनित भी होते हैं और बहुत सारे रोग आपने बताया कि चर्म रोग होते हैं। जानना चाहेंगे आपसे कि सबसे ज़्यादा संक्रामक रोग कौन से होते हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान किन रोगों से हो सकता है? इसमें चर्म रोगों की ऊँट में अगर हम बात करें जी तो खाज खुजली, जिसको कैमल मेंज बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। आप कभी भी ऊँटों के टोले में चले जाइए जी। ऊँट पालक भाई बहन समझ रहे हैं इस बात को कि ये इस रोग से कितने ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है खाज खुजली जो एक बार किसी टोले में एक ऊँट को हो जाती है तो पूरे टोले को प्रभावित करती है जी। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा संक्रामक छूत की बीमारी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि एक ऊँट में होने के बाद ये बहुत तेज़ी से दूसरे ऊँटों में फैलती है। सबसे ज़्यादा खतरनाक और पूरे टोले को प्रभावित करने वाली बीमारी है खाज खुजली, जो एक परजीवी होता है, बाह्य परजीवी, जो चमड़ी के ऊपर एक बार संक्रमण करने से करता है, जिसका नाम है सार्कोप्टिस स्केबियाई, वैरायटी होती है कैमेलाई। जी। ये ऐसा परजीवी है
जो चर्म के अंदर घुस के चमड़ी में खुजली उत्पन्न करता है। जी, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि जो खाज जो खुजली वाला जो रोग होता है ये संक्रामक तो होता ही है, साथ ही साथ मनुष्य को भी प्रभावित करता है ये संक्रामक है। और एक बार अगर किसी ऊंट को हो गया और उस ऊंट की देखभाल करने वाला पशुपालक है जी, हालांकि उसमें उसकी गंभीरता उतनी नहीं है, परंतु ये मनुष्य में भी फैल सकता है। जी। ये एक जूनोटिक बीमारी बोलते हैं जिसको। कुछ इसके केसेज देखने को मिले हैं जिसमें ये जो ऊंट पालक ऐसे ऊंटों की देखभाल कर रहे थे जिसके अंदर ये खाज खुजली या कैमल मेंस था, उससे ये उन मनुष्यों को भी हुआ है। तो हो सकता है ये उनको। जी, तो ये हमारे ऊँट पालकों को बहुत ही ध्यान देने योग्य वाली बात है कि अगर आपकी भी किसी ऊँट को खाज खुजली जो भी चर्म रोग से संबंधित अगर बीमारी होती है तो आपको ऊँट के साथ साथ स्वयं की भी सावधानी रखनी है, स्वयं का भी बचाव रखना है। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि ये हमने बात करी कि खुजली के चर्म रोग के बारे में बात करी, अगर हम इनके लक्षणों के बारे में बात करें तो कौन कौन से इसके लक्षण हैं ताकि हमारे पशुपालक भाई पहले से ही पहचान लें कि हम उनके ऊँट को ये चर्म रोग हो चुका है। वंदना जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि पहचाने कैसे कि ये कौन सा चर्म रोग है। तो उसका मुख्य एक जो पहलू होता है वो होता है लक्षण। किसी भी बीमारी को, चाहे वो मनुष्य में होती है, हम जो जब डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको हम बोलते हैं कि हमें ये तकलीफ़ हुई है, तो वो लक्षण बताते हैं कि ऐसे लक्षण रहे हैं। तो लक्षणों के आधार पे इसको पहचाना जाता है। इसमें सबसे खास लक्षण जो होता है वो होता है खुजली। इसमें बहुत तीव्र खुजली होती है ऊँट को। एक बार जो माइट होता है, इसको माइट होता है, ये सार्कोप्टिस स्केबियाई जिसकी मैंने बात की थी, ये माइट क्या करता है कि चमड़ी में घुस के वहाँ पे इन्फ्लामेशन करवाता है। उसकी वजह से वहाँ जो ऊँट है उसको खुजली शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा तीव्र खुजली होती है। खुजली होने की वजह से ऊँट क्या करता है, वो जहाँ पे बांध रखा है, पेड़ पौधे हैं, दीवार है, वहाँ पे खुजली शुरू करता है और वो बार बार पूरे दिन खुजली करता रहेगा। ये इसका मुख्य लक्षण है। अब खुजली करने की वजह से जिस एरिया के अंदर इसको खुजली हो रही है या माइट का इन्फेक्शन है, वहाँ पे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो एक बाल झड़ना दूसरा लक्षण हुआ इसका। और बहुत लंबे समय तक अगर वो खुजली करता रहे दीवार से या पेड़ से, किसी भी वस्तु से, तो वहाँ पे उसकी चमड़ी के अंदर क्या होगा, घाव बनने शुरू हो जाएंगे और खून आना भी शुरू हो जाता है लंबे समय के बाद। और ये एक, आप चाहे मनुष्य की बात करो या ऊँटों की बात करो, आप देखोगे कि चर्म रोग जो होते हैं ना सामान्यतः जी, वो चर्म रोग क्रोनिक होते हैं। ऐसे आप इलाज आज शुरू करो और वो अगले दिन ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। चाहे आप एलोपैथी ले लो, चाहे आयुर्वेदिक ले लो, किसी भी तरह की कोई भी उपचार ले लो, लेकिन ये लंबे समय तक, उसका भी एक कारण है जो हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले मैं ये आप ऊँट पालकों को बताना चाहता हूँ कि ये जो लक्षण हमने बात की, अगर ये दिखते हैं और लंबे समय तक रहे तो एक तो जल्दी आप पशु चिकित्सक से संपर्क करो, और लंबे समय तक अगर रहे तो एक मुख्य लक्षण इसमें यह आता है कि इसकी जो चमड़ी होती है ना जी, वो मोटी होनी शुरू हो जाती है और सफ़ेद चौक जैसी दिखती है। आप देखोगे, कई बार आपने ऊँट देखे होंगे तो आपको बाल झड़े हुए और सफ़ेद सफ़ेद उनकी चमड़ी, जो पैर होते हैं, घुटने होते हैं, वहाँ पे लेदरी सी मोटी उसकी चमड़ी हो जाती है और पूरे शरीर में बाल जड़े हुए चकते से दिखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसको खाज खुजली की बीमारी है। बिल्कुल। तो हमारे मतलब डॉक्टर साहब बात करें कि हमारे जो भी ऊँट पालक भाई हैं उनको इसके लक्षणों पे विशेष ध्यान देना है। अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण अपने ऊँट में दिखाई देते हैं तो आपको जल्द से जल्द पशु चिकित्सक के पास जाना चाहिए और इलाज करवाना चाहिए। अगर हम बात करें डॉक्टर साहब कि हमने ये बात करी लक्षणों की, है ना, हमने बात करी चर्म रोग में सबसे ज़्यादा मुख्य जो रोग है खुजली, उसके बारे में, लेकिन अगर हम बात करें कि जब कोई बीमारी हो जाती है तो हमें उसके निदान के लिए, है ना, क्या करना चाहिए या क्या व्यवस्था है उसके लिए? इसकी पहचान जो है, निदान की बात करें सरल भाषा में उसको पहचान हम बोल सकते हैं। तो एक तो हो गया लक्षण जिनकी हमने बात की, उसके आधार पे पहचाना जा सकता है कि इसको ये बीमारी है। लेकिन उसको हमें कंफर्म करने के लिए कि यही है, ये कैमल मेंज ही है, उसके लिए हमें रोगाणु को पहचानना पड़ता है। रोगाणु की पहचान करने के लिए हमें उसके सैंपल लेने पड़ते हैं। जैसे इसमें हम जहाँ पे उसके ये लीजन्स हैं, यानी कि चर्म के जहाँ पे बाल जड़े हुए हैं,
उससे स्किन की जो चमड़ी की जो खुरचन है जी। वो ली जाती है और वो खुरचन लेके उसको लैब में लाया जाता है। फिर उसको एक स्लाइड के ऊपर लेकर के उसमें 10% एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है वो डालते हैं। ये सॉल्यूशन क्या करता है कि जो बाल वगैरह हैं उसके अंदर या डेड सेल्स हैं उसको घोल देता है, जिसकी वजह से हमें जो उसके अंदर माइट है सार्कोप्टिस स्केबियाई वो दिख जाए। फिर उसके ऊपर हम कवर स्लिप लगा के उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप में सूक्ष्मदर्शी में देखा जाता है। सूक्ष्मदर्शी में हमें वो माइट साफ साफ दिख जाता है, उसकी एक पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजी होती है। तो इससे हम पहचान इसकी आसानी से कर सकते हैं। दूसरे भी तरीके हैं जो मॉलिक्यूलर आणविक स्तर पे इसका पीसीआर करना है, आरटीपीसीआर करना है। जैसे आपने देखा होगा कि जब इंसानों में कोरोना हुआ था तो हम आरटीपीसीआर का नाम मुझे लगता है सब ने सुना होगा। तो ये भी आणविक स्तर पे है, लेकिन ये एक जो परजीवी है वो आसानी से सूक्ष्मदर्शी में दिख जाता है। तो हमें उस स्तर पे नहीं जाने की ज़रूरत पड़ती है कि हम उसको आरटीपीसीआर से या पीसीआर से देखें। जी, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो उसके आधार पे भी हम इसका निदान कर सकते हैं। बिल्कुल जी। इसका जो पहचान है जो हमने की, और वैज्ञानिक आधार पे हम सैंपल लेके उसको लेबोरेटरी में, जैसे क्या होता है कि हमारा जो संस्थान है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र, वो सीधा सीधा ऊंट पालकों से जुड़ा हुआ है। किसी भी ऊंट पालक भाई बहन को अगर इस तरह की कोई समस्या ऊंटों में नज़र आती है तो वो हमसे संपर्क करता है और हम उसको टेलीफोनिकली कोशिश करते हैं, और अगर उसकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम वहाँ पे पहुँच के उनके सैंपल लेते हैं उन ऊँटों के। और अपनी सिर्फ ये खाज खुजली की बात नहीं है, कोई भी रोग होता है जो उनको समझ में नहीं आ रहा है और ऊँटों को नुकसान हो रहा है तो हम अपनी लेबोरेटरी में ला के उसकी जाँच करते हैं। जाँच करके हम उसको बताते हैं कि ये वाली बीमारी है, और जितना संभव उसका समाधान होता है वो हम जल्द से जल्द उसका करते हैं। जी डॉक्टर साहब, अक्सर देखने को मिलता है कि अगर जैसे कोई भी ऊँट पालक हो या कोई भी पशुपालक भाई होते हैं, अगर कोई बीमारी पशु को हो जाती है तो सबसे पहले घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। ठीक है, तो जानना चाहेंगे आपसे कि घरेलू नुस्खे कितने कारगर हैं, क्या ये अस्थायी राहत देते हैं या फिर इनको वास्तव में ही अगर हम देखें वास्तविकता के तौर पे घर में करना चाहिए या फिर सीधे पशु चिकित्सक के पास जाना चाहिए? खाज खुजली के अलावा अगर हम सामान्य तौर पे बात करें तो कुछ घरेलू नुस्खे अपने आयुर्वेदिक जो ट्रेडिशनली चले आ रहे हैं, जो हमारी जिसको बोलते हैं इथनिक प्रैक्टिस है, वो काफ़ी कारगर साबित होते हैं। हमें भी अपने घर में हमारी दादी और माताएं जो कुछ होता था तो छोटे छोटे नुस्खे होती थी, जैसे पेट दर्द होता है तो अजवाइन दे दिया, इस टाइप से। तो चर्म रोग में भी हमें जब बचपन में अपने नीम के पत्तों से नहलाते थे, ऐसे ऊँट पालकों से हम संपर्क करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि इसमें नीम का जो पेस्ट बना के वो इसको अप्लाई करते हैं। और कुछ कुछ ऐसी प्रैक्टिस भी करते हैं जो ऊँट पालकों को पता नहीं होता है, जैसे कोई ऐसा ऑयल उस पर लगा दिया, जैसे खुजली होती है कोई भी बता देता है, जो मुझे लगता है ऊँट पालकों को नहीं करना चाहिए। और ऐसी अगर कोई समस्या ऊँटों में आती है खाज खुजली की, तो पशु चिकित्सक से जल्द संपर्क करके और उसका उपचार करवाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अक्सर सुना जाता है कि अगर आपको पता है कि ये मौसम बीमारियों का है और अगर आप पहले से ही उसकी व्यवस्था कर लेते हैं या पहले से सुरक्षा कर लेते हैं या पहले से आप सावधानी रख लेते हैं तो वो आपके लिए बेहद कारगर होती है, उपयोगी होती है और आप पहले से सुरक्षा कवच में आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर पहले से हम सावधानियाँ बरतें, पहले से हम बचाव की सावधानियाँ बरतें, तो किस तरह से बचाव करना चाहिए? किसी भी बीमारी के अंदर, चाहे वो मनुष्य में हो या पशु में हो, बचाव उपचार से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता बिल्कुल। है। अगर हम बचाव कर लेते हैं तो आप समझिए कि हम पशुपालकों का कितना भी आर्थिक नुकसान है वो रोक सकते हैं, क्योंकि उपचार में ज़्यादा खर्च आता है और बचाव में बहुत ही कम खर्च में वो पशु एक तो बीमार नहीं होगा, और बीमार नहीं होने की वजह से उसकी उत्पादकता कम नहीं होगी। मान लो एक बार पशु बीमार हो गया, ऊँटनी की बात करें, वो दिन का 4 किलो या 4 लीटर दूध देती है। अगर वो उसके अंदर खाज खुजली हो गई तो खाज खुजली होने की वजह से सीधा सीधा ऊँट को, ऐसा नहीं है कि ऊँट के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी या ऐसा, इतनी गंभीर नहीं है, पर इसका होने की वजह से वो बार बार खुजली करने से जो बेचैनी होती है उसको, वो खाना पीना कम कर देता है। खाना पीना कम कर देगा
तो खाना पीना कम करने से वो कमज़ोर होता जाएगा, कमज़ोर होगा तो उसका उत्पादन कम हो जाएगा, उत्पादन कम होगा तो पशुपालक को आर्थिक नुकसान होगा। अगर यही बचाव कर लिया जाए, जैसे कि हमें पता है कि सर्दी में या बारिश की ऋतु में ये खाज खुजली ज़्यादा होती है, उस टाइम अगर ऊँट पालक भाई बहन इसका एक टीका आता है बचाव के लिए आइवरमेक्टिन का, वो लगवा लें पशु चिकित्सक से संपर्क करके, तो इस रोग को होने से बचाया जा सकता है। अगर किसी एक ऊँट को हो रखा है तो उसको जल्द से जल्द अपने टोले से अलग करें, टोले से अलग कर देंगे तो वो संक्रामक है, फैलेगा नहीं। तो बचाव है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है उपचार से ज़्यादा। बचाव के लिए दूसरा उपाय ये है कि हम उसका आहार का, संतुलित आहार का पूरा ध्यान रखें। जब संतुलित आहार हम अपने ऊँट को देंगे तो उसकी जो प्रतिरक्षा क्षमता है, रोग से लड़ने की क्षमता है, वो अच्छी रहेगी। रोग से लड़ने की क्षमता अच्छी रहेगी तो वो जो परजीवी है उसको संक्रमित नहीं कर पाएगा। और अगर किसी ऊँट पालक बीमार है, उसका अपना ऊँट बीमार है, ऊँट पालक भाई है, वो ध्यान रख रहा है, वो उसके संपर्क में आया है, तो वो दूसरे के जो स्वस्थ ऊँट है उसके संपर्क में नहीं है। क्योंकि मैंने बात की कि ये चर्म रोग ऐसे हैं कि संक्रामक है, एक ऊँट से दूसरे ऊँट में फैलते हैं, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर संपर्क होगा तो उससे फैलेगा। यानी कि बीमार ऊँट जो है संक्रमित, उससे स्वस्थ ऊँट में संपर्क में आने से फैलेगा वो। या इनडायरेक्ट जो संपर्क की बात करें कि जैसे दीवार हो गई या पौधा हो गया, जहाँ खुजली की, वहाँ ये परजीवी चिपक जाएगा, वहाँ पे दूसरा ऊँट जाएगा, वहीं पे खुजली करेगा तो उसको लग गया जी। तो ये हम संक्रमित को अलग कर देंगे तो ये उसका फैलने को हम रोक सकते हैं जी। और उपचार की हम बात करें इसकी, ये तो बचाव हो गया। फिर भी अगर मान लो हो जाता है तो इसके अंदर आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन आता है जी। पहली बात तो ऊँट पालकों के लिए ये है कि आप जल्द से जल्द पशु चिकित्सक से संपर्क करें और फिर ही उपचार करें। फिर भी इसके लिए जो मुख्य दवा है, क्योंकि ये बचाव में भी काम आती है, आइवरमेक्टिन होता है, डोरामेक्टिन का इंजेक्शन आता है जो 0.2 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार के सबक्यूटेनियस यानी कि चमड़ी के नीचे लगाया जाता है जी। अब ऊँट पालक इसको लगवाते हैं तो चमड़ी के नीचे नहीं लगवाते हैं, वो बोलते हैं कि ये जो है वो गांठ कर देगा हमारे ऊँट में। ये हम जब जाते हैं ऊँट पालकों के टोले में देखने तो ये समस्याएं हमें देखने को मिलती है। हम उनको समझाते हैं कि ये ऐसा नहीं है, ये दो तरह की दवाएं आती है, एक ऑयल बेस्ड होती है और दूसरी होती है वाटर बेस्ड। जो ऑयल बेस्ड होती है जिसके अंदर मतलब तेल की मात्रा रहती है, वो इसलिए रहती है कि वो चमड़ी के अंदर अवशोषित हो जी। जब ऑयल रहेगा तभी वो लंबे टाइम तक काम करेगी और अवशोषित अच्छे से होगी। वाटर बेस्ड होगा वो अवशोषित नहीं होगा। तो सबकट जो सबक्यूटेनियस या चमड़ी के नीचे लगाते हैं तभी इसका प्रभावी जो इफेक्ट है हमें इस दवाई का देखने को मिलता है जी। ये आइवरमेक्टिन की बात करें। दूसरा एक इसका लेप बना के भी ऊँट पालक भाई बहन लगा सकते हैं, जो घर पे भी कर सकते हैं। इसमें 6% सल्फर होती है, गंधक बोलते हैं जिसको, वो सरसों के तेल में जी। 1 किलो सरसों का तेल ले लो, उसके अंदर 6% गंधक का एक पेस्ट बना लो जी। उस पेस्ट को आप हाथ में ग्लव्स पहन के और जहाँ जहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये चर्म रोग के निशान हैं, वहाँ आप इसको लगा दो इस पेस्ट को। ये पेस्ट इतना कारगर है कि इसका अच्छा रिजल्ट है। जैसे आपने सुना होगा कि हमें गर्म पानी में झरने जो होते हैं गर्म पानी के, उसमें नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। उसके पीछे का क्या लॉजिक है जी। वो इसलिए ठीक हो जाते हैं कि उसमें सल्फर की मात्रा होती है, इसलिए वो गर्म होता है। तो सल्फर जो है वो चर्म रोगों में उसका अच्छा प्रभाव है, इसलिए सल्फर गंधक जिसको बोलते हैं वो अगर, और सरसों के तेल में ही मिला के क्यों, पानी में क्यों नहीं। मैंने बताया ना ऑयल बेस्ड जो होती है, यानी कि चमड़ी के अंदर जो ऑयल के अंदर दवाइयाँ रहेगी मिक्स्ड, वो ज़्यादा अवशोषित होगी और उसका जो परिणाम है वो अच्छा रहेगा। इसलिए ऑयल बेस्ड प्रिपरेशन यानी कि सरसों के तेल में मिला के इसको पेस्ट को लगाने से ज़्यादा इसका अच्छा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और ये अगर ज़्यादा संक्रमित है ऊँट और ज़्यादा खुजली है तो उसको 10 दिन में आपको रिपीट करना है, 10-10 दिन में। ये लगभग उपचार 1 महीना चलेगा। कोई भी चर्म रोग है उसका वो 1 दिन में, मैंने बात की कि इसमें ठीक नहीं हो सकता, तो ये महीने भर इसका उपचार चलता है। तो
तो हमें 3-4 बार ये लगाना पड़ सकता है, चाहे वो आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन हो या फिर ये जो पेस्ट है वो। डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं और जाहिर सी बात है ये जानकारी उनके लिए बेहद कारगर साबित होगी। जानना चाहेंगे आपसे, इसके अक्सर नाम सुना जाता है फंगल चर्म रोग के बारे में, तो फंगल चर्म रोग क्या है और इसके क्या क्या लक्षण हैं? वंदना जी, आपने मुझे लगता है कि ऊंट पालकों का ही सवाल पूछ लिया जी। क्योंकि फंगस बात करें तो ये ह्यूमन में भी चर्म रोग और फंगस की बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल। फंगस या फफूंद जिसको बोलते हैं वो ऊंटों में भी चर्म रोग करती है, जिसमें डर्मेटोफाइटोसिस नाम का एक बीमारी है, वो जो मुख्यतः देखने को मिलता है। उसमें ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम नाम के 2 फंगस होते हैं जो डर्मेटोफाइटोसिस करते हैं, जिसको रिंग वर्म बोलते हैं। जी। यानी कि आपने दाद का नाम सुना होगा। हाँ जी। जिसमें चकते बन जाते हैं, वो दाद यही है, रिंग वर्म जिसको बोलते हैं। वो इनमें ऊँटों में भी ये संक्रमण करता है और ये सामान्यतया जो 3 साल से छोटे ऊँट होते हैं जिनको टोरिडिया बोलते हैं हम, उनके अंदर देखने को मिलता है। इनमें ये जो फंगस है वो मान लो कि नमी वाला वातावरण है, कम तापमान है, टेम्परेचर है, उस समय ये इनको संक्रमित करता है ऊँटों में। जी। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें जीवाणु जनित संक्रामक रोगों के बारे में, तो वो कौन कौन से हैं? जीवाणु जनित संक्रमण जो बैक्टीरिया की बात करें उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको हम डर्मेटोफिलस कोंगोलेंसिस बोलते हैं। वो इसमें मुख्यतः ऊँटों में चर्म रोग करते हैं, जिसको डर्मेटोफिलोसिस कहते हैं। जी। वो जीवाणु जो है इसका चमड़ी के अंदर घाव उत्पन्न कर देते हैं, या पहले से कोई घाव है वहाँ पे। जैसे आपने सुना होगा कि बैक्टीरिया मुख्यतः वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पस आ रही है, यानी कि मवाद आ रही है। इसमें क्या होता है कि आप ऊँटों में लक्षणों की बात करेंगे तो इसमें धीरे धीरे मवाद का या पस का रिसाव शुरू हो जाएगा। तो आप समझ लेना कि इसमें ये जो है जीवाणु का संक्रमण है उसकी चमड़ी में, और उसमें हमें जो एंटीबायोटिक है वो इसका उपचार है। जी। पशु चिकित्सक से संपर्क करके इसको एंटीबायोटिक देने चाहिए और इसको घाव को जो है वो एंटीसेप्टिक से धोना चाहिए। जी। कई बार ऊँटों में देखा जाता है जूं और टिक का भी ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ऊँटों में मक्खियों की समस्या जो है जूं टिक्स की, ये वैसे ही है जैसे दूसरे पशुओं में अपने को देखने को मिलती है। और मक्खियों की समस्या तो आप बारिश में जब देखोगे कि जहाँ अगर पानी इकट्ठा हो गया है और उस टाइम मक्खियों की ऐसी समस्या होती है। सीधे तौर पे चर्म रोग से संबंधित नहीं है, परंतु ये मक्खियाँ काटने की वजह से जो इनको वहाँ पे एक इन्फ्लामेशन होगा, खुजली शुरू होगी और रेडनेस आ जाएगी, वो इसकी स्किन को अफेक्ट करती है। और टिक्स और ये है वो उसका खून चूसते हैं, खून चूसेंगे तो उसकी वजह से जो है ऊँट है उसकी त्वचा पे प्रभाव पड़ेगा और वो ऊँट कमज़ोर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा और दूसरी बीमारियां भी उसको लग सकती है। जी। डॉक्टर साहब, कोई भी पशुपालक हो, चाहे वो ऊँट पशुपालक हो, कोई भी हो, ऊँट पालक भाई की अगर हम बात करें, तो अगर कोई भी बीमारी हो चर्म रोग से संबंधित, तो उसके लिए पहले से किस प्रकार की व्यवस्था हो, किस प्रकार का प्रबंधन हो कि पहले से ही सुरक्षा रखी जा सके, सावधानी रखी जा सके? ऊँट पालकों को एक तो सामान्य जो बातें हम चर्म रोगों की बात करें, क्योंकि ये संक्रामक होते हैं, एक ऊँट से दूसरे ऊँट में फैलते हैं, तो उनको जिसको भी ऊँट को हो गया है एक बार चर्म रोग या उनको दिख रहा है कि लक्षण दिखने को मिले, उसको तुरंत है वो अलग कर देना चाहिए, उसके रहने की व्यवस्था अलग कर देनी चाहिए। और जो बाड़ा है उस बाड़े के अंदर एक तो सूखा रहे, साफ सफाई रहे जी, नमी ना रहे, गीला ना रहे, क्योंकि नमी और तापमान अगर वहाँ पे कम रहेगा तो ये जो चर्म रोग है होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और सर्दी में क्योंकि ऊँट है वो झुंड में रहने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में ज़्यादा आते हैं, तो उसमें ये फैलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। संतुलित आहार दे, पशुपालक अपने खुद की साफ सफाई रखे, बाड़े की साफ सफाई रखे, और जो परजीवी नाशक दवाई है, कीटनाशक है, उसका छिड़काव करे। ये सामान्य बातें हैं जो ऊँट पालकों को चर्म रोगों से ऊँटों में होने से बचा सकती है। जी। डॉक्टर साहब, आप हमारे ऊँट पालक भाइयों को किस प्रकार संदेश देना चाहेंगे कि वो पहले से ही अपने ऊँटों की सुरक्षा कर सकें? मैं ऊँट पालकों को ये कहना चाहूँगा कि अगर हम ऊँटों के चर्म रोगों को बहुत ही हल्का ना समझें और इनको महत्व दें। अगर आपको दिखता है कि उनको चर्म रोग है तो तुरंत उसके उपचार और उनसे बचाव से संबंधित, प्रबंधन से संबंधित जानकारी
हमारे संस्थान में आप आकर भी ले सकते हैं और तुरंत पशु चिकित्सक के संपर्क करके उसका उपचार करें, क्योंकि बचाव ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपना आर्थिक नुकसान रोक सकते हैं और उनकी उत्पादन क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऊँट पालक भाई बहन फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि जो ऊँट है वो राजस्थान की शान है, जैसे कि कार्यक्रम का नाम है मरूरो गौरव ऊँट। तो मरु का गौरव ऊँट तभी रहेगा जब ऊँट पालक और हम सभी ऊँट की जो है वो स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, उनके चर्म रोगों को होने से बचाएंगे, उससे अपना मरूरा गौरव ऊँट जो है वो राजस्थान की शान बना रहेगा। जी, बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। आपने हमारे ऊँट पालकों भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी से अवगत कराया, उसका आपका बहुत धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। आपको कार्यक्रम में जो जानकारी दी गई है आप उसका लाभ उठाएंगे और आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ में। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।